एक क्वेश्चन है, डज इट मेक सेंस टू कॉल अ क्वांटिटी वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। हिंदी में अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो क्या उसे वेक्टर कहना चाहिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे और उनके एप्लीकेशन समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। तो चलिए इस क्वेश्चंस की डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। हम लोगों ने बिगनर्स के लेक्चर में देखा था कि वेक्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने नई सिचुएशंस को हैंडल करना शुरू किया जहाँ सेंस ऑफ डायरेक्शन आ गया, तो हमें वेक्टर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब अगर हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सामने है, अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो क्या उस क्वांटिटी को वेक्टर कहना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि सिंपल अरिथमेटिक की सिचुएशंस में वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। 4 एप्पल प्लस 3 एप्पल हमेशा 7 एप्पल होगा, लेकिन 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर सेंस ऑफ डायरेक्शन के संग ही ऐड हो सकते हैं। अब मान लो आप अपने घर से 4 किलोमीटर नॉर्थ जाते हो, तो पहला डिस्प्लेसमेंट D1 4 किलोमीटर नॉर्थ है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से इसके ऊपर एक बार लगा दी जाती है। फिर उसके बाद आप एक D2 4 किलोमीटर साउथ आ जाते हो, यानी अगर आप नॉर्थ गए फिर आप साउथ आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने देखा कि नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैथमेटिक्स से दोनों का वेक्टर सम होगा D1 D2 का, और ये हर जगह वैलिड होगा। लेकिन इस केस में D1 और D2 आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो ये नल वेक्टर कहलाता है। और नल वेक्टर इज नथिंग बट विथ जीरो मैग्नीट्यूड एंड कम्स, जब आता तब है जब वो आपस में कोई इवेंट सेल्फ कैंसलिंग हो गया। तो इसका आंसर है कि यस, इसको हम वेक्टर ही कहेंगे क्योंकि ये एक स्पेशल सिचुएशन में ऐसा रिजल्ट आता है और वो सिचुएशन है जब सेल्फ कैंसलिंग इवेंट हुए हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और वो ये कहता है कि हम इवेंट्स को टाइम के सेंस में ऑर्डर कर दे सकते हैं, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। एक ऐसा लगता है जैसे समय में डायरेक्शन का सेंस है, तो क्या टाइम को वेक्टर बोलना चाहिए। अब ये फिर से फंडामेंटल क्वेश्चन है और फंडामेंटल क्वेश्चन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही समझा जा सकता है। हमें वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जब नई सिचुएशन आई, सिंपल अरिथमेटिक काम नहीं कर रही थी, तो हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन जहाँ पे हो गया, फिर हमें नई वेक्टर मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ी। लेकिन अगर मान लो सारे डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते, 4 किलोमीटर जिस डायरेक्शन में हुआ, फिर 3 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में, फिर 1 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में, तो क्या वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत होती। सोचो, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सिंपल अरिथमेटिक सफिशिएंट थी 4 + 3 + 1 के एडिशन में और हमको रिजल्ट मिल जाता। लेकिन अगर हम 4 किलोमीटर चले, फिर नॉर्थ चले 3 किलोमीटर, फिर ईस्ट चले 1 किलोमीटर, इस तरह का सिचुएशन आ गई, तो हमें वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत है। अब ऐसा लगता है कि टाइम भूतकाल से वर्तमान से भविष्य में जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे डायरेक्शन है, लेकिन क्या हम कभी ऐसा सिचुएशन देखेंगे जब टाइम एंगल पे आ जाए। नहीं ना। तो सिंपल अरिथमेटिक वर्क कर रहा है तो वेक्टर की जरूरत क्या। तो इसीलिए जिन सिचुएशंस में भी तुम्हें ऐसा लगे कि फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का कुछ आभास होता है, लेकिन अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत ही नहीं महसूस करता, तो उसको स्केलर ही रहने दो, उसमें सिंपल अरिथमेटिक बहुत आसानी से चलेगी, नो प्रॉब्लम। सो आई होप कि आंसर समझ में आ गया। ज़रूरत ही नहीं है टाइम को वेक्टर मैथमेटिक्स से डील करने की, क्योंकि
वो सिंपल अरिथमेटिक से ही वर्क कर सकता है। मैंने बिगनर्स के लेक्चर में बताया कि फिज़िक्स में ये जो नई फिज़िक्स हुई है, इसमें डायरेक्शन का सेंस लेके जो चीज़ें आ रही हैं उसको सवालों में अच्छे से अप्लाई करना, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर पाओगे। उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएं उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिससे कभी गलती नहीं हो फ्यूचर में। तो जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो ये कि कोई चीज़ सिंगल डायमेंशन में मूव करे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, लाइक दैट। तो इस सिंगल डायमेंशन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में कैसे हम अप्लाई करेंगे जिसमें डायरेक्शन के सेंस में गलती ना हो। तो पहला केस सिंगल डायमेंशन का, या वन डायमेंशनल भी बोलते हैं। अब मान लो कि ये एक एक्सिस है, तो सबसे पहला स्टेप है ओरिजिन ओ डिफाइन करने का। एक बार किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए प्रॉपर ओरिजिन डिफाइन करने का, जो मैंने किया यहाँ वो लिख के। अब इसके बाद आपको जिस तरह से आप 60 kg में 1 kg आपका स्टैंडर्ड है, 60 टाइम्स 1 kg, वैसे ही डायरेक्शन के सेंस को इंटैक्ट करने के लिए वेक्टर ने यूनिट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो उसका रोल वही है जैसे 60 kg में 1 kg का। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई करके दिखाइए। तो अगर आप 2 मीटर जाते हैं तो आप लिखेंगे, राइट में अगर जाते हैं तो आप लिखेंगे 2i, यानी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और अगर -2i लिखेंगे तो दिस इज नेगेटिव एक्स। तो जहां आपको पॉजिटिव दिखाना है वहां +i, जहां नेगेटिव दिखाना है वहां -i। सिंगल डायमेंशन के डायरेक्शन जो कि आसान होता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं 2 डायमेंशन केस में। इसमें अगर हमको करना है तो हमें फिर 2 एक्सिस की जरूरत होगी। एक्स और वाई। अब अगर आपका कोई वेक्टर प्लेनर है, मान लो ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो उस केस में हम इसको, इस वेक्टर जो कि प्लेन में है, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से 2 वेक्टर जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं उसमें ब्रेक कर सकते हैं। एक वो जो एक्स के अलॉन्ग है और एक वो जो वाई के अलॉन्ग है। इसको हम ए एक्स बोल सकते हैं कंपोनेंट को, और ये ए वाई। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर अप प्लेनर में एक्स एक्सिस पे आई, वाई एक्सिस पे जे। तो जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो आई टाइम्स ए एक्स होगा। आई डायरेक्शन दे रहा है, -i होता तो नेगेटिव में होता। और वाई कंपोनेंट जे टाइम्स ए वाई, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। अगर नीचे होता तो माइनस लिखते। अब जो वेक्टर ए है वो वेक्टर और लॉ ऑफ एडिशन से आई टाइम्स ए एक्स प्लस जे टाइम्स ए वाई से रिप्रेजेंट होगा। नोट करें, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहिए वेक्टर सवालों में। और जो ए एक्स है वो पाइथागोरस थ्योरम से ए कॉस थीटा और ए वाई ए साइन थीटा हो गया। ये कंपोनेंट्स कहलाता है, एक्स और वाई कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। जो एंगल tan थीटा है वो ए वाई अपॉन ए एक्स से डिनोट हुआ। और अगर मैग्नीट्यूड देखें वेक्टर ए का, जिसको हम ए मैग्नीट्यूड से शो करते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ बार बार आएगी हमारे आगे के सवाल सॉल्व करने में, तो इसको अभी समझ लेना
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एंगुलर मेजर है वो हमेशा याद रखना बाय कन्वेंशन, बाय रूल। जैसे कि इंडिया में सब लोग लेफ्ट साइड ही चलते हैं ड्राइविंग में, वैसे कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है जिससे कि एक्सीडेंट्स ना हो। वेक्टर का रूल ये है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, उल्टी जैसे कि घड़ी में हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर होगा। सो एंगुलर मेजर्स के लिए ध्यान रखना, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे किसी भी एक्स एक्सिस से। अगर सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर्स को, तो ये तो एडिशन का एक एग्जांपल था, ए एक्स और ए वाई कैसे हमने कंपोनेंट्स बनाया। लेकिन अगर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, कोई वेक्टर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और इसमें से और जो बी है वो ये है, तो ए माइनस बी को आप सिंपली एज अ सम दिखा सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो ए में माइनस बी जोड़िए, माइनस बी यानी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये एरो पलट जाएगा और माइनस बी, और ये हमको मिला रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन इज अ सिंपल केस ऑफ एडिशन ओनली, बस डायरेक्शन पलट देना होता है ऐड करते वक्त, और इसे हेड टू टेल मेथड कहते हैं। हम ड्रॉ करके इसमें डिटरमिन करते हैं, लेकिन ये मेथड सवालों में हम नॉर्मली कम यूज़ करते हैं। हम आई जे का इस्तेमाल प्लेनर के सिचुएशन में करते चलेंगे। अब हम एक चीज़ को इसी लॉजिक से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितना सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन के सेंस के संग काम करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और मान लो इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तो हमको बताया जाता है पैरेललोग्राम का मेथड, कि हम पैरेललोग्राम बनाएं, इधर वेक्टर बी बनाएं पैरेलल, और फिर इस तरह से इसको ऐसे जोड़ें रिजल्टेंट आर पाने के लिए। तो ये तो हुआ हेड टू टेल मेथड। लेकिन अगर हमें ये प्रॉपर आई जे के में करना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। वो ये कि सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ले लो और एक वाई एक्सिस ले लो। ओरिजिन ओ डिफाइन हो गया, तो ओरिजिन ओ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पे जो ओरिजिन है आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गई, एक्स पे सारे वेक्टर्स आई में एक्सप्रेस होंगे, तो वेक्टर ए आई टाइम्स ए, और वेक्टर बी थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट हुआ, बी ये हुआ आई टाइम्स बी कॉस ऑफ थीटा, प्लस जे टाइम्स जो कंपोनेंट है वो ये है, तो दिस इज बी टाइम्स साइन थीटा। अब रिजल्टेंट आर ए प्लस बी वेक्टर्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आर इज इक्वल टू आई टाइम्स ए प्लस आई टाइम्स बी कॉस थीटा प्लस जे टाइम्स बी साइन थीटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेम डायरेक्शन की चीज़ें सिंपल अर्थमेटिक से ऐड हो सकती हैं। आई और आई सेम डायरेक्शन है तो सिंपल अर्थमेटिक से ऐड हो जाएगा। तो आर देयरफॉर आई ए प्लस बी कॉस थीटा और जे साइन थीटा। तो जो हमारा आर वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट, जो कि यहाँ से अगर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ए, दिस कंपोनेंट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बी
साइन थीटा। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए आर का, तो आई स्क्वायर यानी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको अरेंज करने पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो हो गया, स्क्वायर रूट लेना ज़रूरी है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर कोई पूछे कि रिजल्टेंट आर क्या एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो टैन अल्फा जो आर बना रहा है वो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन ए प्लस बी cos theta horizontal component. So this is how simple the law of parallelogram becomes अगर आई जे इस्तेमाल किया आपने। 2 डायमेंशन का केस में हम देख चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे आई डिफाइन कर दो, वाई एक्सिस पे जे डिफाइन कर दो यूनिट वेक्टर्स, और फिर सारे वेक्टर्स उन दोनों के सम में एक्सप्रेस हो जाएंगे। और वो यहाँ पे इस फिगर में एक्स पे आई वेक्टर, y पे j वेक्टर से डिनोटेड है। लेकिन तब क्या हो जब 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको ऐसे समझे, तो प्लेन के किसी भी मोशन को, इस प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो तो हम बता सकते हैं किसी वेक्टर के थ्रू, लेकिन अगर कोई चीज़ 3 डायमेंशन में जा रही है तो हम क्या करेंगे, फिर हमें एक थर्ड एक्सिस की ज़रूरत होगी, z एक्सिस की, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। बट z 2 तरह के हो सकते हैं, एक ये z जो इधर मेरी ओर आ रहा है पॉजिटिव z, और एक वो z जो आपकी ओर आ रहा है। अब कौन सा चूज़ करें, इस पे क्वेश्चन आता है। अगर ये हरा पेन x एक्सिस है, ब्लू पेन y एक्सिस है, तो फिजिक्स बाय कन्वेंशन कहती है कि राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। राइट हैंड से जब एक्स वाई जाओगे तो थंब पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर पॉइंट करेगा, इसी को राइट हैंड रूल कहते हैं। तो ये जो एक्स और ये जो वाई है, अगर हम एक्स वाई को जाएं तो ये जो जेड है और ये जो दिख रहा है हमें, ये हमारा राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस पे हम कोई भी वेक्टर को आई जे, कोई भी 3 डायमेंशन वेक्टर हो, हम आई जे के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को अगर फिगर में दिखाना हो किसी प्लेनर सिचुएशन में तो कैसे दिखाएंगे, तो अब राइट हैंड रूल एक कह रहा है कि जो एक्स है, एक्स से वाई की ओर जाए, यानी एक्स से वाई की ओर गए, और तब आउट ऑफ द प्लेन यानी एंटी क्लॉकवाइज हम गए, तो एंटी क्लॉकवाइज में आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज में आउट इनटू द प्लेन। ये जो डायरेक्शन है जो हमारे इस प्लेन से कमिंग आउट है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, और ये पॉजिटिव जेड एक्शन हो गया। तो कोई भी वेक्टर फिर आई जे, और इस पे यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है के। तो कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर आर, फिर आई टाइम्स एक्स पे कॉम्पोनेंट, जे टाइम्स वाई पे कॉम्पोनेंट, और के टाइम्स जेड पे कॉम्पोनेंट से डिफाइन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। कभी भी डायरेक्शन में गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने तीनों डायरेक्शन को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर लिया आई जे के में। अब इसी से 2 जो रूल यूज होते हैं आपस में क्वांटिटीज को कनेक्ट करने के, वो पहला कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे कोई क्वांटिटी सी है, वो 2 वेक्टर से जब रिलेट होती, उसको जो रूल गवर्निंग रूल है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है बिगनर के लेक्चर में। तो ये रिलेशनशिप फिजिक्स को सिमेट्रिकल करती है, और ये भी कॉस थीटा से डिनोट होती है। ये कुछ और भी हो सकता था, लेकिन इस तरह से करने पे काफ़ी सिमेट्री आती है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एफ डॉट डी, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डी, वेयर
थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये फोर्स है और ये डी है तो ये थीटा है उनके बीच का एंगल, और ये डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होगा। मैंने कहा था कि दूसरी रिलेशनशिप बिगनर्स लेक्चर में बताया जो आपस में कनेक्ट करती है डिफरेंट क्वांटिटीज को, लेकिन ये वेक्टर नेचर की है। टॉर फॉर एग्जांपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आर क्रॉस एफ से डिनोटेड है, और इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जो जनरल में सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी से डिनोटेड। यानी अगर ए को तुम बनाओगे ऐसे और बी ऐसे है तो हम हमेशा स्मॉलर एंगल लेंगे यहां पे दिस थीटा। इस रूल में दो एंगल हो सकते हैं बीच में, ये भी हो सकता था लेकिन इसको नहीं लिया जाता है, हमेशा बाय कन्वेंशन स्मॉलर एंगल लेते हैं हम। और स्मॉलर एंगल में अब चूंकि ए क्रॉस बी यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए जो डायरेक्शन सी वेक्टर का है जिससे रिलेट हो रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन है। इसको शो करने के लिए ऐसे शो करते हैं, जैसे कोई एरो का ये हेड डॉट से है तो ये डॉट सिर्फ यहाँ की इट इज कमिंग आउट, और अगर ये इनटू होता है तो एरो का पिछला हिस्सा क्रॉस होता है। तो अगर ये क्लॉकवाइज होता तो उस केस में हम ऐसे शो करते, तब वो इनटू द प्लेन होता, लेकिन वो क्लॉकवाइज के केस में होता। ये केस यहाँ है नहीं, तो हमारा केस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने टिप ऑफ द एरो से शो किया इट इज कमिंग आउट। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को समझते हैं थ्री डायमेंशनल केस में। और यहां थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि थ्री डायमेंशन जैसे ही आएगा फिजिक्स में और अगर ये रिलेशनशिप क्लियर नहीं है फिर दिक्कत आनी शुरू होगी। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए थे और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाकी कुछ असेसमेंट दिए हुए हैं, उसमें से अगर कुछ, मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप उसको जरूर करें, देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे। और किसी क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा फंसते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन बना के अपलोड करूं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए कैसे वेक्टोरियल ऑपरेशंस सवालों में यूज़ होते हैं। तो असेसमेंट्स को डाउनलोड करें, चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेक्टर एंड स्केलर्स, जो कि एडवांस हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इन चीज़ों को लेके। थैंक यू।